सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो आपको जो दिख रही है ये बुक जो हमारा आधार रहेगी, जो खास करके रिट के अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी सितंबर 2020 में संभावित है, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही राजस्थान लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, पटवारी कांस्टेबल जो भी हो गया, उसके अंदर अगर राजस्थान जीके हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसी को आधार मानकर मैं यहाँ पे इसी बुक से किसी एक लेसन को हम उठाएंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अपन आज क्लास 8th की जो बुक के हिसाब से ये अध्याय 3 चुनेंगे, जिसके अंतर्गत उसका नाम जो है वो है जल संसाधन। जल संसाधन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से तात्पर्य क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयुक्त हो, मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उस वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल संसाधन, तो जल भी हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए जल एक संसाधन है। क्लियर? अब आगे देखिए, एक और शब्दावली ध्यान रखनी है, हम जैसे आगे अध्ययन करेंगे वो रहेगा अपवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, देखिए अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली कहते हैं। मतलब आप ये समझिएगा, कोई मुख्य नदी है, मान लो ये कोई नदी है, चंबल नदी मान लिया हमने, कोई मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, ये दूसरी सहायक नदियाँ जो इसके अंदर आके मिल रही है, ठीक है। तो कोई मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ का जो जाल होता है, इन नदियों का ये जो जाल दिख रहा है आपको, इस जाल को ही हम अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब ये अफवाह तंत्र की परिभाषा बनती है कि मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर? फिर मैंने कहा कि ये सहायक नदियाँ हैं जो आके मिल रही है, तो सहायक नदियों से क्या तात्पर्य, देख लीजिए इधर। ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। मतलब ये कोई मुख्य नदी थी, तो ये छोटी छोटी जो भी नदियाँ थी उन्होंने अपना जल कहाँ पे डाला, जाके बड़ी नदी में, तो इनको बोल सकते हैं हम, इस पूरे क्षेत्र को हम बोल सकते हैं अफवाह तंत्र, और इन नदियों को बोल सकते हैं हम सहायक नदियाँ। क्लियर? आगे देखिए, एक और बात लिखिए यहाँ पे कि यह धरातलीय बनावट, कौन से अफवाह तंत्र की बात कर रहा है, भूगर्भिक संरचना से प्रभावित है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव ढाल की ओर बहना है, मतलब जल जिधर ढाल होगा उधर बहेगा। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से 3000 वर्ष पूर्व, कितने? 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी, लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये राजस्थान है, तो 3000 वर्ष पूर्व विद्वान मान रहे कि कभी, अभी जैसे कि यमुना नदी यहाँ से बहती है ऊपर, तो विद्वान ये मान रहे हैं कि 3000 वर्ष पूर्व यमुना नदी जो थी वो राजस्थान से होकर बहती थी और इधर गुजरात की ओर जा रही थी। साथ ही एक यहाँ पे सरस्वती नदी थी जो बहती हुई राजस्थान से होती हुई गुजरात की ओर जा रही थी। कब? 3000 वर्ष पूर्व। लेकिन जलवायु परिवर्तन और भूगर्भिक हलचल हुई, ऐसी कोई भौगोलिक घटनाएं हुई जिसके कारण इन नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, और ये नदियां वर्तमान में अपना रास्ता बदलकर, जैसे कि यमुना तो इधर जा रही है और सरस्वती, प्राचीन सरस्वती तो पूरी लुप्त ही हो गई है। तो ये कुछ बात कर रहा है प्राचीन नदियों की, जिसमें सरस्वती नदी प्राचीन है। अब आगे देखिए, जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा से क्या तात्पर्य? देखिए, ये शब्दावली बहुत काम की है हमारे लिए। दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती हो, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के बीच में अरावली पर्वतमाला है, तो अगर वर्षा होती है तो अरावली के पश्चिमी भाग का जो जल होगा वो एकत्रित होकर नदियों के रूप में बहकर पश्चिम की ओर जाएगा, और अरावली के पूर्वी भाग में जो भी जल एकत्रित होगा नदियों में, वो बहता हुआ पूर्व भाग की ओर जाएगा, इधर ही। ठीक है, तो मतलब ये जल के विभाजन का काम करती है। वो कौन है? तो यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन है? अरावली पर्वतमाला है, तो इसको हम जल विभाजक रेखा कहते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र।
राजस्थान के अफवाह तंत्र को मुख्यतः कितने 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अफवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। मतलब राजस्थान जो है उसके अंदर कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बह के अपना जल इधर पूर्व की ओर ले जाती हैं। पूर्व की ओर ले जाने का तात्पर्य हुआ कि ऊपर एक यमुना नदी आ रही है, तो यहाँ की राजस्थान की तमाम नदियाँ जो पूर्वी भाग की ओर बहेगी वो अपना जल यमुना में गिराएगी, फिर यमुना नदी आगे जाकर गंगा में और गंगा नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इस अफवाह तंत्र को बोल दिया हमने, इधर वाली नदियों की पूरी जाल को बोल दिया कौन सा अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। फिर होता है पश्चिम भाग में, पश्चिमी भाग में क्या होता है, अरब सागर का अफवाह तंत्र। जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि राजस्थान के जो पश्चिम की नदियां हैं जैसे कि लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां आ जाती है, तो वो नदियां या फिर नीचे जैसे कि उदयपुर से आने वाली नदी में जैसे कि हम देखें तो इधर सोम नदी है, इसके बाद साबरमती है गुजरात की, तो ये सभी नदियां जो है वो अपना जल इधर पश्चिम भाग की ओर ले जाती हैं और वो जल आगे जाकर अरब सागर में गिरता है, तो उनको हम बोल सकते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र। तीसरी बात है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र से तात्पर्य ये है ऐसी नदियाँ जो अपना जल किसी सागर में, मतलब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं गिर रही है, वो किसी झील में गिर रही है, या तो किसी झील में गिरकर खत्म हो रही है नदियाँ, या फिर रेतीले भाग में लुप्त हो जा रही है, तो उन नदियों को हम आंतरिक अफवाह के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखिए विवरण देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। अरावली से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली जैसे कि चंबल, कालीसिंध, पार्वती, बनास, बेड़च व इनकी सहायक नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है यहाँ पे कहलाता है। मतलब ये जो नदियाँ हैं जो नाम आपको दिख रहे हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है अरावली से दक्षिण पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब ये जो नदियां हैं लूनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास व इनकी सहायक नदियां बहुत सारी होगी, वो सभी अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, तो इनको अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आंतरिक अफवाह तंत्र। जैसे कि ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए, तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। मतलब ये नदियाँ लुप्त हो जाती है या फिर किसी झील में गिर जाती हैं, तो इनको हम आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। यह राजस्थान से बाहर निकलती नहीं है, अंदर ही अंदर कहीं पे लुप्त हो रही है, तो इनको हम आंतरिक अफवाह कहते हैं। आगे देखिए इस लेसन में और क्या चंबल नदी के बारे में यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जानापाव से है। ठीक है, मतलब चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत से निकलती है, इतनी बात ध्यान रखनी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी, देखिए इसका उद्गम तो राजस्थान में नहीं है पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर, ये कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बिल्कुल हमने अभी देखा चंबल नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में आती है, तो ये कहाँ मिल जाती है, इस यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी आगे गंगा में मिलेगी और गंगा नदी आगे बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध और पार्वती आदि हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। मतलब राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं, कोटा को बोलते हैं, वो इसी नदी के किनारे पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी चंबल नदी के बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि राजस्थान के अंतर्गत इसका अगर लोकेशन देखें हम तो इधर से प्रवेश करेगी और बहती हुई पूर्वी राजस्थान की ओर बहती हुई यहाँ पे यमुना में मिल जाएगी। यमुना आगे जाकर दूसरी नदी ऊपर आ रही है गंगा, उसमें मिल जाएगी और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये क्रम है चंबल नदी का। आगे देखिए, चंबल के बाद में एक महत्वपूर्ण नदी और है बनास नदी राजस्थान की। यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब जो चंबल अभी हमने देखा उसकी सहायक है बनास है। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। मतलब बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से है। क्लियर, यह राजसमंद
चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब चंबल में कहाँ पे मिलती है? तो सवाईमाधोपुर स्थित रामेश्वर स्थान पर यह चंबल में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो बनास नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, इसका उद्गम भी राजस्थान के अंदर ही है और पूर्णतः राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसकी पूर्व भी हमने देखा चंबल नदी जो थी वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका उद्गम राजस्थान में नहीं है, वो मध्य प्रदेश के जानापाव में निकलती है। क्लियर? आगे है, बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास, बेडच और मेनाल नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। मतलब BBM, ये देखो बनास, बेडच और मेनाल ये नदियाँ जो इनका संगम होता है वो त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और वो कहाँ पे होता है? तो बिगोद, भिलवाड़ा, बिगोद जगह और भिलवाड़ा नामक जिले में इनका संगम होता है। टोंक व सवाईमाधोपुर बनास नदी के किनारे स्थित हैं। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल आदि हैं। ये जानकारी थी बनास नदी के बारे में। आप वीडियो रिपीट करके वापस एक बार देखते हुए नोट्स बना सकते हैं। आगे हैं और महत्वपूर्ण नदी आ रही है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी राजस्थान की, देखिए अजमेर जिले में लूनी नदी जो है वो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से बनती है। मतलब राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती हैं और दो धाराएं पहले इसके अंदर मिलती हैं, फिर वो धाराएं लूनी नामक उन धाराओं का नाम लूनी पड़ता है, संयुक्त धारा, और फिर वो आगे बढ़ती है और इधर गुजरात की ओर आगे बढ़ती है दक्षिण में। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, गुजरात तक जाती है। ठीक है, बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बाड़मेर जिले के बालोतरा जो स्थान है वहाँ तक तो इसका जल मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया, ये इतनी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है माही नदी। देखिए माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान से इसका उद्गम है। मतलब मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत और अमरोरू नामक स्थान से माही नदी का उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है मतलब ये। और बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही, बजाज, सागर बांध बना हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखिए हम तो सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक में आती है। ठीक है, सोम और जाखम। आगे माही के बाद अब हम देख लेते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। मतलब बैराट की पहाड़ियों से जयपुर में बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। क्लियर? इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। कहाँ पे? देखो भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में, वहाँ पे नम भूमि का निर्माण करता है, पानी पूरी भूमि को नम कर देता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। मतलब बाणगंगा नदी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। क्लियर? इतनी बातें दो तीन महत्वपूर्ण है इसके बारे में। और लास्ट है घग्गर नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद, मुख्य रूप से 3 भाग है, बृहद, मध्य और लघु। तो इसमें जो ये शिवालिक है, तीसरा जो पॉइंट है, वहाँ से इसका उद्गम होता है घग्गर का। और उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। जो हमने आंतरिक प्रवाह देखा था तीसरा, उसकी सबसे लंबी नदी अगर देखें तो वो होगी घग्गर। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ नदियों के बारे में बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम और लेसन लेंगे।